दलित जो आज भी दबा और कुचला वर्ग है, जिस पर इलाके या गांव के दबंग आज भी बर्बरता कर रहे हैं। कभी नेता तो कभी दबंग। दलितों पर प्रदेश में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। एक ऐसा ही मामला राजगढ़ से सामने आया, जहां एक दलित को कर्ज लेना इतना महंगा पड़ गया कि उसे सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किया गया। उसके मुंह पर कालिक पोती गई, उसे जूते चप्पलों की माला पहनाई गई, सिर्फ इसलिए कि उसने अपनी जमीन देने से मना कर दिया। वो कर्ज का पैसा देने को तैयार था, लेकिन दबंग उसकी जमीन पर कब्जा चाहते थे। इसलिए उसके साथ ऐसी बर्बरता की गई ताकि वो डर जाए और अपनी जमीन दबंगों के नाम कर दे। आखिर प्रदेश में कानून व्यवस्था है या नहीं? क्यों दबंग बेखौफ हैं? कब इन पर लगाम लगेगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। दलित का मुंह काला, चप्पलों की पहनाई माला। और इसमें जो 5 मुख्य आरोपी जो फरियादी के द्वारा बताए गए थे, जिनके द्वारा ये अनडिग्निफाइड एक्ट किया गया था और इलीगल एक्ट किया गया था, उनको रात में ही पुलिस ने राउंड अप किया है। दलितों पर अत्याचार, कब चलेगा बुलडोजर? आज दलित खुले में सांस नहीं ले सकता और मध्य प्रदेश में तो लगातार दलित अत्याचार बढ़ता जा रहा है। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देख लें, मध्य प्रदेश शासन और गृह मंत्री बिल्कुल सुस्त पड़े हुए। कांग्रेस के राज में दलित परिवारों के साथ शोषण किया, अपराध किया, न उनके विकास के कार्य के, न उत्थान के काम किए। तेरा दलित मेरा दलित, सिर्फ सियासी हित। अत्याचार के खिलाफ लगातार हम लड़ते रहेंगे, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा एक तरह जो है गौरव दिवस मनाते हैं और उसमें जो है दलित अत्याचार पर ये बिल्कुल शांत बैठे रहते हैं। किसी को भी किसी का अपमान करने की आज्ञा है ही नहीं इस मध्य प्रदेश में। और यदि हमारे दलित भाई बहन है, आदिवासी भाई बहन है, उनका विशेष सुरक्षा। राजगढ़ में एक दलित के साथ दबंगों ने ऐसी बर्बरता की जिसे देख लोग भी दंग रह गए। कर्ज की राशि नहीं देने पर जमीन पर कब्जा किया। जब पीड़ित ने विरोध किया तो उसके मुंह पर कालिक पोत दी, उसके साथ मारपीट की, जूते चप्पलों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया गया। पीड़ित इतना डर गया कि वो शिकायत तक नहीं कर पाया। पुलिस ने खुद पीड़ित से संपर्क किया। अब सवाल ये आता है, आखिर कब तक दलितों पर इस तरह अत्याचार होते रहेंगे? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। मुद्दा सियासी नहीं, सोचने और समझने का है कि समाज में क्यों दलितों पर अत्याचार। समझना यह है कि कानून है तो फिर क्यों दबंगों का राज। भले ही पुलिस ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन दबंग इतने रसूख वाले हैं क्या कि उनको कानून का भी डर नहीं। आज इसी पर चर्चा। पहले महाडिबेट के सवालों पर नजर। और हमारे आज के सवाल, दबंगों के आगे क्या कानून भी लाचार है? ये बड़ा सवाल। दूसरा सवाल है, दलित अत्याचारों पर कब लगाम लगेगी? दावे बहुत होते हैं, लेकिन दावों से हकीकत अलग है। तीसरा और आखिरी सवाल, क्या सियासत में दलित मतलब वोट हित, यानी क्या सियासत की भेंट चढ़ जाते हैं दलित? तीनों महत्वपूर्ण सवाल हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने बेहद खास मेहमानों से आपको मिला देते हैं। गुलरेज शेख साहब हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। प्रसन्न कुमार शुक्ला जी, एडवोकेट, हमारे साथ इस चर्चा में, स्वागत है आपका। देवेश चौधरी जी, दलित चिंतक हैं, बहुत स्वागत आपका। अमित तावरे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत। और सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में है। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन आज जो मसला है वो बेहद गंभीर है, सेंसिटिव है, और इसमें दो पहलू हैं। एक तो ये कि दलितों के ऊपर अत्याचार अभी भी हो रहा है, लगातार हो रहा है। दूसरा ये कि सूदखोरी में अभी भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग या दलित या बहुत बड़े पैमाने पर लोग अभी भी फंसे हुए हैं। दावे बहुत किए गए कि सूदखोरी से लोगों को बाहर निकाला जाएगा, लोगों को बचाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं हो पाया। लेकिन 2-3 जो ऐसे मामले जिनका जिक्र करना यहां जरूर हो जाता है। 28 अप्रैल 2025 में श्योपुर में दलित मृतक के शव का अंतिम संस्कार दबंगों ने नहीं करने दिया। 26 नवंबर 2024 का मामला है। शिवपुरी जिले के इंदरगढ़ गांव में पानी पर हुए विवाद में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद मई 2024 में सागर के बड़ोदिया गांव में अहिरवार परिवार की युवती के साथ छेड़खानी की दबंगों ने, और जब इसकी शिकायत थाने तक पहुंच गई, इसके बाद इससे नाराज दबंगों ने युवती के भाई की हत्या कर दी और इसके बाद उसके चाचा की भी हत्या कर दी। ये सारे घटनाक्रम इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि अभी भी दलितों के साथ जो दावे किए जाते हैं वैसा कुछ
है नहीं। सबसे मैं पहले देवेश चौधरी जी के पास जाऊंगा, दलित चिंतक हैं, और स्वागत है सर आपका एक बार फिर से। देवेश चौधरी जी, दावे और हकीकत में लगता है कि फर्क बहुत है। कोशिशें होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारें कोशिश नहीं करती हैं, लेकिन अभी तक अपने अंजाम तक या कहें अपने अभी भी सुरक्षित नहीं हो पाए दलित। मैं आपकी बात से सहमत हूं सर, और जिनको हम दबंग कह रहे हैं दरअसल वो जातंकवादी हैं, क्योंकि हम आतंकवादियों से तो लोहा ले सकते हैं, लेकिन घर के अंदर छुपे हुए जातिगत आतंकवादियों से लोहा लेने की जरूरत पड़ गई है। आजादी के 75 वर्षों बाद भी यदि दलितों को न्याय प्राप्त करने के लिए अगर इस तरीके का संघर्ष करना पड़ रहा है तो बड़ा सोचनीय विषय है। अभी आपने श्योपुर जिले का उदाहरण दिया, जिस जबलपुर में मैं बैठा हुआ हूं उसी जबलपुर में आज से 2 माह पहले पाटन थाना अंतर्गत पौड़ी कला गांव में एक दलित की सिर्फ इसलिए अंत्येष्टि नहीं होने दी गई क्योंकि वहां पे जातंकवादियों के द्वारा यह कहा गया कि हमारी जमीन है ये, जबकि वो सरकारी शमशान घाट था, लेकिन उनकी अंत्येष्टि नहीं होने दी गई और हम लोगों को बाध्य होकर कलेक्टर को अवगत कराना पड़ा इस पूरे मामले को लेकर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि चाहे वो महाराष्ट्र का परवड़ी हो, चाहे वो पंजाब का अमृतसर हो, और दूर मत जाइए, अभी भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को प्रोटोकॉल नहीं मिला। वहां पे जब वो मुंबई गए पहली बार सीजे बनने के बाद, सीजीआई बनने के बाद, तो वहां पे ना कमिश्नर थे, ना वहां पे आपका डीजीपी थे, ना वहां की चीफ सेक्रेटरी थी। और इसके बाद परिस्थितियां आप ये देखिए कि जिस राजगढ़ को लेके आज हम डिबेट कर रहे हैं, उस राजगढ़ में जो पीड़ित युवक है अनोखे वर्मा और उसका दोस्त, इन दोनों को न केवल नंगा करके घुमाया गया, गले में जूतों की माला पहनाई गई, कालिक पोती गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पिताजी ने 6 लाख का कर्ज ले लिया था उन जातंकवादियों से, और वो उसको चुकाने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने उनकी 10 एकड़ की जमीन पे कब्जा कर लिया। उन्होंने यह तक कहा पीड़ितों ने कि आप 1 एकड़ जमीन आप रख लीजिए, अगर आपको लगता है कि आपको जो है पैसे के बदले जमीन चाहिए तो आप 1 एकड़ जमीन रख लीजिए, लेकिन वो माने नहीं और उन्होंने इस तरीके की हरकतें की। ये साहस उनको मिलता कहां से है? दरअसल इस क्रोनोलॉजी को हमें समझना होगा सर। ये सवाल यह है कि सत्ता से ठीक बात है, समझना होगा ये साहस आता कहां से। ऐसे जातकवादी जिनके लिए आपने ये शब्द इस्तेमाल किया है, इन्हें हम दबंग कहते हैं। गुलरेज शेख साहब, ये ठीक बात है, 10 बीघा जमीन का मामला था, 10 बीघा जमीन दबंग हड़पना चाहते थे, 6 लाख रुपए कर्ज लिया था। 2 बातें हैं, दोनों बातों पर रिएक्शन आपका। एक तो ये कि दलित कैसे सुरक्षा देंगे आप उन्हें, दूसरा ये सूदखोरी के मकर जाल से कैसे बचाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो हुआ है वो तो बहुत निंदनीय है, तो मैं स्वयं भी और मेरा दल उसकी निंदा करता है। और जहां तक मध्य प्रदेश सरकार का विषय है, आपने खुद ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो बेचारे भाई जो थे, दलित भाई, वो डरे हुए थे, तो पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया, क्योंकि पुलिस को और स्पेशली जितने आईजीज और एसपीज हैं, इनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है स्वयं मुख्यमंत्री जी की कि ऐसा कोई भी अगर केस आता है तो आपको स्वतः उसके ऊपर संज्ञान लेना है, एफआईआर दर्ज करना है और उसको जल्दी से जल्दी मुकाम तक पहुंचाना है। और आपने देखा कि जितने भी अभियुक्त थे ये कुछ ही घंटों में धर दबोचे गए, उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो ये तो पक्ष है जो सरकारी पक्ष है, जो सरकार को करना चाहिए, सरकार कर रही है। दूसरा सामाजिक पक्ष भी है। मैं कुछ चीजें देखिए, इसमें अभी कांग्रेस को बिठाएंगे तो वो राजनीतिक बातें जरूर करेंगे। मैं ह्यूमन राइट्स वॉच की 1999 की रिपोर्ट है, ये है ब्रोकन पीपल, कास्ट वायलेंस अगेंस्ट इंडियाज अनटचेबल्स, इस नाम से है। और इसमें विशेषकर दलित, तो उसमें भी विशेषकर महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा का पैटर्न है उस पर प्रकाश डाला गया है। तो कुछ चीजें तो हमको बतौर समाज ठीक करनी है, तो सामाजिक संगठन इसके लिए काम करते हैं। लेकिन जहां तक पार्टी का विषय है, जहां तक हमारी सरकार का विषय है, सरकार ऐसा एक भी कोई केस होता है कानून व्यवस्था तो सरकार के दायरे में आएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। अमित तावरे जी, कहां कमी है, कहां दिक्कतें हैं आखिर, अगर आज भी दलित सुरक्षित नहीं है तो? देखिए, इसमें सीधी सी बात है कि यदि आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो मध्य प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, दलितों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़े हैं। आप देखिए, संविधान की बात हमेशा इनके राज में क्यों होती है कि संविधान खतरे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं, आईजी, डीआईजी, तमाम लोगों को। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस मामले में वहाँ पर गया था और वहाँ पे लोगों ने बताया, बड़े आश्चर्य की बात है कि कई घंटों तक तो पुलिस ये कहती रही कि नशे की हालत में आए हैं युवक, उनकी कोई बात सुनने वाला तक वहाँ पर नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है,
कहीं ना कहीं वो गृह विभाग के भी मुखिया हैं और भोपाल से समीप ही है, कोई बहुत दूर की जगह नहीं है ये। जब यहां पर ऐसी परिस्थितियां हैं तो पूरे प्रदेश में आखिर किस तरह की परिस्थितियां होंगी, ये आप और हम समझे। कब तक मध्य प्रदेश का जो है वो दलित अत्याचार में नंबर 1 बना रहेगा? चाहे मैं 2003 की बात करूं, 8 की बात करूं, 13 की बात करूं, या फिर 2020 की बात करूं, या देवेश की बात करूं, देवेश चौधरी जी, दलित वर्ग ने भी भारतीय जनता जी, ये कानून व्यवस्था से ज्यादा एक अवेयरनेस का मसला भी है। समाज में जो आज भी जो कहें हम विभेद है उसे कम करने की दरकार है, वो जो शायद आज भी खत्म नहीं हो पाया। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ प्रसन्न शुक्ला जी हैं, एडवोकेट हैं। प्रसन्न शुक्ला जी, थोड़ा सा, एक तो ये कि भाई कानून बना देने से बात नहीं बनेगी, बल्कि उन्हें अप्लाई भी करना होगा और उनका डर भी लोगों के बीच होना चाहिए ताकि लोग अपराध ना करें। दूसरा, थोड़ा सूदखोरी पर जो सरकार के नियम है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये भी समझाइएगा प्रसन्न शुक्ला जी। जी, सर्वप्रथम ये जो घटना है बहुत ही दुखद है और अपने आप में एक शर्मसार करने वाली घटना है। समय समय पर ऐसी घटनाएं हम देखते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट की, सरकार की, हाई कोर्ट की, संबंधित हाई कोर्ट की भी अलग अलग गाइडलाइंस आती रहती है। जहां तक अभी बात की जाए, 2016 में रानू कुशवाहा करके एक जजमेंट आया था माननीय कोर्ट का, जो कि मध्य प्रदेश के ही संदर्भ में था और ऐसी ही कुछ घटना हुई थी। वहां पर जो सबसे बड़ा कारण बोला गया था दलितों के साथ होने वाले अत्याचार को, दलित और आदिवासियों के साथ होने वाले अत्याचार को, वो बोला गया था उनकी गरीबी, उनकी सामाजिक स्थिति, इसको सबसे बड़ा कारण प्रताड़ना के लिए बोला गया था। राजगढ़ की घटना में भी यही समझ में आ रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्हें उन्हें लोन लेना पड़ा, उन्हें सूदखोर से लोन लेना पड़ा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे आपने कहा, कानून का डर। सरकार के द्वारा जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, देखिए कोई भी कानून के 2 पहलू होते हैं, एक प्रशासनिक स्तर पे होता है और एक सामाजिक स्तर पे होता है। कोई भी कानून हम बनाते हैं, चाहे वह सूदखोरी को मिटाने के लिए हो, चाहे वह दलित आदिवासियों के विरुद्ध हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए, जनता तक उस कानून का पहुंचना और जनता के द्वारा उस कानून की स्वीकार्यता होना, डर नहीं होना, इसमें मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा, स्वीकार्यता होना कि हाँ, इस कानून का जो समाज के भले के लिए है, हम सभी में एक ही आत्मा निवास करती है, तो फिर ये भेदभाव क्यों? तो अभी जो आपने बोला कि सूदखोरी के लिए सरकार की पॉलिसी, मेरे समझ से जो हम बैंक से लोन लेते हैं, यह इसका जो रेट है, इसको जो एक दर तय की जाती है, यह कम से कम होने चाहिए और खासकर ऐसे वंचित वर्ग के लिए जिसके पास सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। हम समय समय पर हम कानून से जुड़े हुए लोग हैं और हम देखते हैं कि धमकाने की घटनाएं। जी ठीक है। सूर्य मैथिल जी, ये हमें याद है, शायद आपको भी जहन में होगा कि केंद्र सरकार लाने वाली थी सूदखोर अधिनियम, जिस पर यह कि भाई कोई यानी कि कोई भी सूद पर पैसा आप नहीं चला पाएगा। हमारे पास सैकड़ों बैंक हैं, हर ब्रांचेस हैं, लोगों को अगर लोन लेना है तो उनसे लें, एक प्रॉपर सिस्टम से लें, ताकि जमीन हड़पने वाली जो स्थिति होती है ना, कि आपने 1 लाख रुपए दिया और 10 लाख रुपए की जमीन आपने हड़प ली, 1 लाख रुपए दिया, 5 साल बाद पता पड़ा वो 10 लाख रुपए हो गया, ब्याज जोड़ते जोड़ते। ये इस स्थिति से निपटने की भी तैयारी थी। दोनों बातें हैं, एक तो आज भी वो वर्ग के अंदर विभेद आज भी मौजूद है, उसे खत्म करने के लिए अभी भी हमें लगता है कि समय लगेगा। धन्यवाद प्रशांत जी। पहले तो आपको और पूरे देश को और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, आपने जो प्रश्न किया, मैं ये बताना चाहता हूँ, गुलरेज जी ने तो बहुत अच्छे तरह से सरकार का पक्ष रख दिया कि किस प्रकार से पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया। ये पहली बार मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भी प्रदेश में पुलिस करती है, भाजपा शासित प्रदेशों में, कि स्वतः संज्ञान अपराध के ऊपर भी लेती है। हालांकि पुलिस की ड्यूटी ये होती है कि कोई कंप्लेंट आती है तो उस पर कार्रवाई करेगी। दूसरी चीज, आपने कहा सूदखोरी का मामला, तो अभी मेरे से पहले दलित चिंतक बोल रहे थे, मेरे को तो ऐसा लगा था जैसे कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है। उन्होंने कहा आजादी के 75 साल में भी दलितों को अधिकार नहीं मिला, उन्होंने पंजाब पहुंच गए, सीजीआई पहुंच गए, उसके अलावा साहस कहां से आता है? बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे, लेकिन आप ना रॉन्ग नंबर दबा रहे हैं। मेरे मित्र देवेश चौधरी जी, गूगल कीजिएगा, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जब तक जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी तब तक दलितों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। और किसने लगाया था धारा 370? 35 है
कांग्रेस ने लगाया था। प्रश्न आपको उनसे पूछना चाहिए, आपको प्रश्न उनसे यह पूछना चाहिए कि आखिर आपने स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री दीनदयाल उपाध्याय जो रेडी पटली योजना है, जिससे कि जो ये वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उसको आर्थिक वित्त पोषण बैंक बिगर किसी सिक्योरिटी के देते हैं, ये प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था। एक और बात, आपने कहा कि हमें अधिकार सम्मान नहीं मिला। अरे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने 2014, 20 सेकंड मुझे दीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद ही इस देश के अंदर पंच तीर्थ बनाए बाबा साहब जी के, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप रॉन्ग नंबर दबा रहे हैं। ठीक है, और रही बात कांग्रेस की, तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपकी कार्य समिति में जो खड़गे साहब की कार्य समिति है, जरा मुझे इतना बता दो मेरे भाई। ठीक है, मैं कहूंगा मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कितने सदस्य हैं? सूर्या मैथिल, मैं बताता हूं कितने सदस्य हैं। सूर्या मैथिल जी, हम मध्य प्रदेश पर हैं, मैं लौटूंगा आपके पास। नहीं, उन्होंने पूरे राष्ट्र की बात की, ठीक, इसलिए मैंने पूरे राष्ट्र की बात की। ठीक है। शायद देवेश चौधरी जी आपका जवाब भी देना चाहते हैं। देवेश जी। जी, मैं सर ये कहना चाहता हूं, ये जो सूर्य मैथिल जी हैं, ये दरअसल इनकी मोटस ऑपरेंडी जो है संगीत रागी जैसे लोगों से अलग नहीं है। ये धारा 370 की बात करने लगे, जम्मू कश्मीर पहुंच गए। अरे भैया, जो दलितों पर उत्पीड़न शेष भारत पे हो रहा है, अरे भाई साहब, दलित ही रहेगा ना, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, आप दलितों को बांट रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर दलित पर अपराध होगा तो आप चिल्लाएंगे, लेकिन वरना हम लोगों को भी बोलना पड़ेगा यहाँ पर। मैथिल जी का माइक बंद करा दीजिए। सूर्या मैथिल जी सुन लीजिए देवेश चौधरी। मैं आपकी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि ये मैथिल जी का माइक बंद करा दीजिए। मैं आप दोनों को रोकूंगा। सूर्या मैथिल जी प्लीज सूर्या मैथिल जी, मैं लौटूंगा। ठीक है। गुलजेश शेख साहब, अरे सूर्या मैथिल जी प्लीज, सूर्या मैथिल जी। गुलजेश शेख साहब, मेरा सवाल आपसे कि भाई कानून व्यवस्था तो आपके हाथ में है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि स्वतः संज्ञान पुलिस ने लिया, लेकिन ऐसे मामले आ क्यों रहे सामने? गुलजेश शेख साहब, देखिए, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था, अब थोड़ा सा आप ये समझिए कि एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर चौधरी जी आ रहा हूं मैं आपके पास। देवेश चौधरी जी प्लीज, आ रहा हूं दोबारा प्लीज। एफआईआर का जो अर्थ, देवेश चौधरी जी आ रहा हूं दोबारा जी। एफआईआर का जो अर्थ होता है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, मतलब पहले बताया जाए, जो पहली बार बताया जाएगा उसके ऊपर कायमी होगी। लेकिन बिना बेचारे जो तकलीफ पीड़ित थे उनके बताए बिना ही जैसे ही पता चला, पुलिस ने स्वतः ही एफआईआर लॉन्च की, और न केवल एफआईआर लॉन्च की बल्कि कार्रवाई भी की। तो ये बात तो मैं भी दोहरा रहा हूं, उसके लिए ठीक है, पुलिस ठीक है, पुलिस ने अच्छा काम किया, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, सिस्टम, आप कानून के हिसाब से ही सरकार काम करती है। सरकार जो धाराएं लगा सकती है जो देश के कानून में, वही लगाएगी और खुद आगे होकर प्रोएक्टिव होकर काम करेगी। तो वो सरकार कर रही है। मुझे एक ऐसा केस बता दीजिए मध्य प्रदेश में, कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, कि जहां किसी दलित के ऊपर, किसी आदिवासी के ऊपर एट्रोसिटी हुई हो और उस पर कार्रवाई नहीं हुई हो। ठीक बात, चलिए सर अमित तावरे जी, रिएक्शन आपका इस पर चाहिए। आखिर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्लियरली आप इनकी तरह की इस केस में कार्रवाई नहीं हुई है, सामने आ रही थी। नहीं, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर दलित लोग हैं उनके ऊपर, सुन लीजिए ना गुलजेश शेख साहब, ये आप जवाब मांग रहे थे, आपके बीच में नहीं बोला था, आपके बीच में नहीं बोला था। आप शांत रहिए, यदि मैं चिल्लाऊंगा तो आप नहीं बोल पाओगे, यदि मैं चिल्लाऊंगा तो आप नहीं बोल पाओगे, फिर मैं चिल्लाऊंगा तो फिर आप नहीं बोल पाओगे। बात पूरी करें, आप सुनो मेरी बात को। मध्य प्रदेश, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी इस बातचीत में एक बात कही जा रही थी कि उन्हीं दलितों के ऊपर अत्याचार होता है जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक गुना के हमारे पन्नालाल शाक्या ने अभी पिछले हफ्ते कहा कि मेरी जाति परिस्थिति के कारण अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते, मेरे साथ अन्याय होता है।
तो वो कौन सा आर्थिक रूप से कमजोर है? मध्य प्रदेश में हमारी एक दलित आईएएस थी शशि कर्णावत, उन्होंने लगातार अत्याचार की बात करी थी, तो ये कौन सी बात है? और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जब शिवराज सिंह चौहान साहब हो या ये पर्ची वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, इन सब के राज में हमारे जैसे दलित लोगों के ऊपर अत्याचार क्यों होता है? मोहन यादव जी को ये बताना चाहिए कि जो 13 मई की जो घटना हुई है, इनके घर कब गिराए जाएंगे, इनके घरों के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? चलिए ठीक है, सूर्या जी कुछ कहना चाह रहे थे इस पर। देखिए अमित तावड़े जी जिस प्रकार से यहाँ पर चिल्ला रहे थे, मैं उनसे इतना कहना चाहता हूं, अपने गिरबान में झांकिए, यहां झांकिए। आपका इतिहास क्या है? आपने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर, आप ही की पसंदीदा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बेटे स्वर्गीय राहुल गांधी जी ने क्या कहा था? ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे 10 पैसे पहुंचते हैं, 5 पैसे पहुंचते हैं। आज प्रधानमंत्री दलितों की बातों पर आइए, इंदिरा जी और जवाहरलाल नेहरू मत करिए, आप अभी बात करिए। समझ में आया? हर किसी दलित मेरे भाई के लिए। इमरती देवी के बारे में कमलनाथ ने क्या बोला था? इमरती देवी एक दलित की बेटी के बारे में आप तो दलितों की बातों पर आइए। यदि जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी और लाल बहादुर शास्त्री की बात करनी है तो उस बात पर मैं आ जाऊंगा। आप तो बता रही है कि आज का मुद्दा क्या है? सूर्या जी 100 रुपए की बात करनी है तो मैं 100 रुपए की बात करूंगा। पटवारी ने किया, उस महिला, दलित महिला के ऊपर क्या गंदी टिप्पणियां नहीं की, ये माफी भी मांगते हैं। हमारे जैसे दलितों को, हमारे जैसे लाखों दलितों को गर्व है कांग्रेस की विचारधारा पर, जिन्होंने आज तक हमारी दलित विचारधारा को सुरक्षित रखा। इमरती देवी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दलित विरोधी रही है। सूर्या जी, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारे सूर्या जी, सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल जी, प्लीज, सूर्या मैथिल जी, सूर्या अमिताभ जी, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, मैं कह रहा हूँ ये दलितों पर अत्याचार के मामले नहीं है कि जीतू पटवारी ने इसलिए मैं बोल रहा था शुरुआत में भी कि ये सियासत का मसला नहीं है, बल्कि दलितों के स्वाभिमान सम्मान का मामला है। जी अमित तावरे जी, अमित तावरे, आप ये बताएं कि जीतू पटवारी ने इमरती देवी के बारे में जो अपशब्द कहे थे, क्या वो दलित की बेटी नहीं है? गुल्ले शेख, आप ये बताइए कि 100 साल से ज्यादा हो गए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को, क्या आरएसएस को आज तक 100 साल के इतिहास में एक भी कोई दलित व्यक्ति मिला जिसको आप सुन लीजिए संघ को ले आए आप अमित तावरे जी, संघ को बीच में ले आए। संघ दलितों को, आदिवासियों को, जी सबसे ज्यादा अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अमित तावरे, आप बोलो ना ये बात, आप इमरती देवी को मानते हैं और अमित तावरे जी सुन लीजिए, यदि कभी संघी शाखा में जाएंगे लग पा रही है ऐसी भारतीय जनता पार्टी। ये बात अब आरएसएस की और शाखा की भी क्यों हो रही है? मैं तो बोल रहा हूँ ना कि आपके प्रदेश अध्यक्ष, मैं पूछना चाहता हूँ, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने दलित बेटी के बारे में कितनी गंदी टिप्पणी की, आप माफी मांगोगे कभी? को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर हो रही थी अमित तावरे जी, सियासत को मत लाइए। मैं फिर कह रहा हूं कि केवल दलितों के सम्मान, स्वाभिमान का, उनकी सुरक्षा का मसला है। आपने संघ का जिक्र किया, ठीक है, छोड़ दीजिए, ठीक है, चलिए। मैं फिर दलित चिंतक, मैं ठीक है, बस अरे सूर्या मैथिल जी, प्लीज, अरे ठीक है, अरे सर देवेश चौधरी जी के पास मैं फिर जाऊंगा। देवेश चौधरी जी, मैं फिर कहूंगा कि इस पर सियासत नहीं बल्कि जमीन पर काम होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि आज भी उनकी सुरक्षा का मसला है। सरकार कोई भी रही हो, कांग्रेस या बीजेपी की, आज भी लोगों के जहन में वो जातिवाद है। बिल्कुल है सर। और दलित एट्रोसिटीज की जब बात आती है तो कोई जमानत पर है या कोई फरार है, इस छोर से उस छोर तक सभी सरी के जुर्म हैं। कोई पार्टी दूध की धुली नहीं है इस मामले में। लेकिन यदि कोई यह कहे कि मेरी शर्ट ज्यादा उजली है सामने वाले की शर्ट से, तो दलितों को सबने छलने का और सबने ठगने का काम किया है। आज स्थिति यह है कि अभी एक वकील साहब ये बता रहे थे, रानू कुशवाहा पर से स्टेट ऑफ एमपी जजमेंट की बात कर रहे थे कि दलितों के साथ जो भेदभाव होता है उसका आधार गरीबी है। अगर दलितों के भेदभाव का आधार गरीबी होती तो जिस राजगढ़ की घटना की हम बात कर रहे हैं, पीड़ित के पास 10 एकड़ जमीन है और अब 10 एकड़ जमीन जिसके पास है वो मैं प्रसन्न शुक्ला जी के पास जाऊंगा, आखिरी रिएक्शन उनका ही।
प्रसन्न शुक्ला जी, वाकई गरीबी है एक बड़ी वजह। इस देश के जी, वाकई गरीबी एक बड़ी वजह है और प्रमुख वजहों में से है। मनी लैंडिंग एक्ट 1934 में आ गया हमारे देश में, ठीक, लेकिन आज तक ये जो घटना हुई, मैं अभी FIR पढ़ रहा था, इनके पास लाइसेंस नहीं था सूदखोरों के पास, तो फिर ऐसे लोगों को ऑपरेट क्यों करने दिया जा रहा है? बिल्कुल, यानी ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन होना चाहिए और स्वाभाविक है कि ये जो सूदखोर हैं ये एक बड़ी वजह बनते हैं दलितों पर अत्याचार की भी। अमूमन इन्हीं के जरिए सूद दिया जाता है या पैसा दिया जाता है कर्ज पर, और उसके बदले में न केवल जुर्म ढाए जाते हैं बल्कि संपत्ति या जमीन तक हड़प ली जाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, और महाडिबेट में बस इतना।